मोहम्मद फैसल जावेद मेरा नाम है और मैंने 2005 में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से अप्लाइड फिज़िक्स में मास्टर्स किया था। उसके बाद से मैं तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ और इस वक्त एस स्टडी डिग्री कॉलेज में मैं लेक्चरर हूँ और यहाँ पढ़ाते हुए मुझे 8 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, यानी यहाँ मैंने 2013 में ज्वाइन किया था। मैं आपको फ़िज़िक्स के पेपर को अटेम्प्ट करने के हवाले से कुछ टिप्स वगैरह बता रहा हूँ। अगर आप उन टिप्स के मुताबिक पेपर अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप जानते हैं कि फ़िज़िक्स के पेपर में 3 हिस्से होते हैं और सबसे पहला हिस्सा यानी कि सेक्शन ए MCQs का होता है और ये भी आपके इल्म में है कि पुराने पैटर्न के मुताबिक 17 MCQs हुआ करते थे और 17 MCQs में से 17 को ही अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन कोविड की वजह से जो बोर्ड ने हमें रिड्यूस सिलेबस के मुताबिक मॉडल पेपर असाइन किया है, उसके मुताबिक 42 MCQs अब सेक्शन ए में शामिल हैं। MCQs सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनिए। MCQs सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप जहां पर MCQs अटेम्प्ट कर रहे हैं वहां MCQs का कोड लाजमी मेंशन करें। कोड मेंशन करना आप नहीं भूलिएगा। लाजमी तौर पर आपने सबसे पहले MCQs अटेम्प्ट करने से पहले जो काम करना है वो कोड मेंशन करना है। इसके साथ साथ आपको मालूम है कि 42 MCQs जो कि आपको गिवन होंगे तो अब आप मार्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 42 MCQs सॉल्व करने के लिए आपके पास मैक्सिमम मार्क्स होंगे 40, मैक्सिमम टाइम होगा 40, यानी कि 40 मिनट के अंदर अंदर आपको 42 MCQ सॉल्व करने हैं। तो डेफिनेटली अब वहाँ पर टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करेगी। आपको एक MCQs के लिए 57 यानी 57 सेकंड का टाइम होगा। आपने क्या करना है, जो भी MCQs का क्वेश्चन है, जो पार्ट आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपने क्या करना है उसको बहुत अच्छी तरह से मुकम्मल कंसंट्रेशन के साथ, मुकम्मल अटेंशन के साथ, बहुत ज़्यादा केयरफुली उस स्टेटमेंट को रीड करना है। स्टेटमेंट को रीड करने में हार्डली कितना टाइम लगेगा, 5 से 6 सेकंड्स का टाइम लगेगा। हर एक MCQs के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे। अब आपने क्या करना है, उन चारों ऑप्शंस को फिट करके देखना है। जो ऑप्शन आपको बेस्ट पॉसिबल फिट होता हुआ नज़र आए वही आमतौर पर करेक्ट आंसर भी होता है, यानी आपको तुक्का नहीं लगाना है। तुक्का लगाने से गुरेज करना है। जिस MCQs में आप 100% श्योर होंगे वहाँ तो आपको फ़ौरन ही आंसर मिल जाएगा और वहाँ पर आपका टाइम भी सेव हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ MCQs ऐसे हैं जहाँ आपको सोचना पड़ रहा है तो उसके लिए फिर आपने क्या करना है, हर एक ऑप्शन को फिट करके देखना है। 6 सेकंड में आपने स्टेटमेंट मुकम्मल कर लिया, आपके पास अब 50 सेकंड्स मज़ीद बच गए। आपने एक ऑप्शन को फिट किया और फिर सोचा कि वो स्टेटमेंट को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर मैच कर रहा है ठीक, आगे वाले ऑप्शन पर चले जाएं। हो सकता है कि वो और ज़्यादा मैच हो रहा हो, फिर आगे वाले पर चले जाएं। तो इस तरह आपने ये देखना है कि बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। जो आपको लगे बेस्ट अप्रोक्सीमेटेड करेक्ट ऑप्शन, आपने उसी को सेलेक्ट कर देना है। MCQs के बारे में आप वाकिफ़ हैं कि कई टाइप के हो सकते हैं, मतलब लॉजिकल MCQs भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल MCQs भी हो सकते हैं, कोई फार्मूला भी पूछा जा सकता है और कोई मेमोराइजेशन के हवाले से मतलब डेफिनेशन या कोई लॉ पूछा जा सकता है। तो आपको उसी लिहाज से MCQs को अटेम्प्ट करना है। उसके लिए ज़रूरी है कि फार्मूला या लॉजिक्स या फिर मेमोराइजेशन बहुत अच्छी तरह आपके माइंड में हो। तो ये कुछ MCQ सॉल्व करने के हवाले से बात हो गई। इसके साथ साथ एक जो मैं मिस्टेक देख रहा हूँ, जो आमतौर पर स्टूडेंट से गलती हो रही है MCQ सॉल्व करने के दौरान, वो ये है कि MCQs के नंबर रोमन में हैं। तो रोमन जो फिगर्स होते हैं उनको जहन में रखना शायद कुछ स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होता है। मिसाल के तौर पर MCQs नंबर 16 अटैम्प्ट कर रहे हैं और ऑप्शन देख लिया 15 का, जल्दी जल्दी में वो लिख दिया, तो वहाँ पर भी आपको बहुत केयरफुली नंबर वगैरह देखना है कि रोमन में जो आप देख रहे हैं नंबर वो उसी सीक्वेंस के साथ आप अटेम्प्ट करते हुए आ रहे हैं या नहीं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो इस हवाले से तो आप इसके लिए एक काम ये कर सकते हैं कि रोमन नंबर के साथ साथ जो नॉर्मल डिजिट्स होते हैं 1 2 3 4 5 इस फॉन्ट में भी आप लिख सकते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो MCQ सॉल्व करने का तरीक़ेकार क्या बताया मैंने आपको कि आपने बहुत अच्छी तरह स्टेटमेंट को रीड करना है
और जितने भी ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को फिट करके देखना है, तुक्का नहीं लगाना है। जो आपको बेस्ट पॉसिबल फिट होता हुआ लगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे, वही आपने अटेम्प्ट करना है। अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी में 9 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। 9 में से आपको अटेम्प्ट करने हैं 5 क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन की जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है 5, यानी कि सेक्शन बी टोटल आपका 25 मार्क्स का है। सेक्शन बी में आप जानते हैं न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं और शॉर्ट डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, रीजनिंग क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। अब फर्ज कीजिए कि अगर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं तो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने की अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसको बहुत ज़्यादा गौर से सुनिएगा। न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने के लिए सबसे मेन चीज़ होती है डेटा। क्वेश्चन में जो भी चीज़ गिवन है और जो रिक्वायर्ड है आप उसको डेटा की सूरत में लिख लें। जितनी भी चीज़ें गिवन हैं सबसे पहले उसको डेटा में लाजमी लिखें, प्रॉपर यूनिट के साथ, चाहे आगे चलकर सॉल्यूशन में उसकी ज़रूरत पड़े या ना पड़े। आपने क्या करना है, जितनी भी गिवन चीज़ें हैं प्रॉपर यूनिट के साथ उसको डेटा में लिख लें और फिर जो रिक्वायर्ड है उसको आखिर में मेंशन कर दीजिए। उसके बाद देखिए कि जो चीज़ आपको मालूम करनी है उसका फॉर्मूला क्या है। तो आम तौर पर जो 5 नंबर का न्यूमेरिकल है उसमें 1 नंबर डेटा का होता है और फिर 1 नंबर आप जो करेक्ट फार्मूला यूज़ करेंगे उसका होगा। फिर फार्मूले के अंदर आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है, यानी फार्मूले का इस्तेमाल। जब आप फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करेंगे और उसके बाद सॉल्व करना शुरू करेंगे तो सॉल्यूशन का एक अलग मार्क होगा। आखिर में फिर रिजल्ट आप निकालेंगे। रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्पिरिट को देखते हुए आप फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और जो रिजल्ट आपने निकाला है उसको क्वेश्चन की स्पिरिट को देखते हुए करेक्ट यूनिट के साथ लिखेंगे। तो आपको इस तरह से 5 नंबर लेने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए एक न्यूमेरिकल में 2 से 3 फार्मूले ही आमतौर पर लग रहे होते हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं हिंट दे रहा हूँ कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन से रेलिवेंट कोई न्यूमेरिकल है तो उसको सॉल्व करने का तरीक़ेकार ये है कि आप तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन साइड में लिख लीजिए। उसके बाद कंडीशन देखिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अपनी एक चेकलिस्ट बना लें, डेटा में देखें क्या क्या गिवन है और क्या रिक्वायर्ड है। जो रिक्वायर्ड है उसको फार्मूले के साथ मिलाएं। उसको मालूम करने के लिए कौन कौन सी चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब अगेन डेटा चेक करें, अगर आपके पास वो तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं तो फार्मूले को सही तरह से चूज़ करें और फिर उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट करके आंसर आप निकाल सकते हैं। बाज़ औक़ात फार्मूले को रीअरेंज करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर आप प्रैक्टिस करके गए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का कोई न्यूमेरिकल था जिसमें वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम आपको गिवन था, डिस्प्लेसमेंट मालूम करना था। हो सकता है बोर्ड के पेपर में उसी टाइप का क्वेश्चन हो, वे ऑफ आस्किंग चेंज हो, जो गिवन था वो रिक्वायर्ड हो जाए और जो रिक्वायर्ड था वो गिवन हो जाए। आप डिस्प्लेसमेंट मालूम करने की प्रैक्टिस करके गए थे, हो सकता है फ़र्ज़ करें कि बोर्ड के पेपर में डिस्प्लेसमेंट आपको मालूम है, दे दिया गया है और आपको मालूम क्या चीज़ करनी है, वेलोसिटी। तो अब डेफिनेटली फार्मूले को रीअरेंज करना होगा। तो फार्मूले को रीअरेंज करने के लिए ज़ाहिर है कि प्रैक्टिस, जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना क्विक फार्मूले को रीअरेंज करके वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर निकाल सकते हैं। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपका मेन फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए? मेन फोकस होना चाहिए आपका डेटा, फिर यूज़ ऑफ करेक्ट फार्मूला, फिर फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को आप पुट करेंगे, फिर कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट विथ प्रॉपर यूनिट। अगर आपने डेटा में और रिजल्ट में यूनिट नहीं लिखा या यूनिट तो लिखा है लेकिन वो प्रॉपर यूनिट नहीं है तो वहाँ पर भी आपके नंबर कटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा इनकी अहमियत है, आपने हर एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो सेक्शन बी में न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीक़ेकार तो ये हो गया। शॉर्ट डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो उसको भी आपने अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ द क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, क्योंकि डेरिवेशन के कुछ क्वेश्चन सेक्शन सी में आते हैं जो लॉन्ग पार्ट होता है। अगर सेक्शन बी में वही क्वेश्चंस आ जाएं या उनसे मिलते जुलते तो वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपने अटैम्प्ट करना है। तो वहाँ पर ज़रूरी नहीं होता कि आप डेरिवेशन की हर एक स्टेप को दिखाएं, लेकिन जो ज़रूरी स्टेप हो उसको लाजमी दिखाएं। सबसे पहले आप क्या करें, एक डायग्राम ड्रॉ करें। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद मुख्तसर सी एक्सप्लेनेशन और फिर मेन स्टेप्स जो होते हैं डेरिवेशन के, उन डेरिवेशन के स्टेप्स को लाजमी फॉलो करें। इस तरह से आप शॉर्ट डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस को बआसानी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, जब हम
रियल लाइफ में भी कोई काम कर रहे होते हैं तो हमारे जहन में ये 3 ही स्टेप होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप कोई चेयर वगैरह बनाना चाहते हैं, कुर्सी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले कुर्सी का इमेज, कुर्सी का जो तस्वुर होता है, जो खाका होता है, वो आपके माइंड में आता है। मीन्स वो क्या हो गई, डायग्राम। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, डायग्राम। दूसरा स्टेप क्या होता है, कुर्सी को बनाना कैसे, वजाहत। या तो आप किसी से पूछते हैं या आप अपना कोई लाया अमल तय करते हैं, तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं, तो वो क्या हो गई, वजाहत। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया है, डायग्राम। डायग्राम जो आपने ड्रॉ किए, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या लिख देंगे, एक्सप्लेनेशन। और फिर आखिर में जब आप कुर्सी बनाना शुरू करते हैं तो वो क्या हो जाती है, डेरिवेशन। बिल्कुल इसी तरह फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के बाद आप जो मेन स्टेप्स फॉलो करेंगे वो क्या हो जाएगा, रिजल्ट निकालने के लिए डेरिवेशन का स्टेप हो जाएगा। तो इस तरह से शॉर्ट डेरिवेशन टाइप क्वेश्चंस आप बासानी अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सेक्शन बी है, उस सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अब टाइम मैनेजमेंट भी गौर से सुन लीजिए। एक क्वेश्चन आपको 7 से 7.5 मिनट के अंदर अंदर कर लेना चाहिए। अगर आप एक क्वेश्चन 7 मिनट से 7.5 मिनट के टाइम ड्यूरेशन में करते हैं, इट मीन्स आपके 35 से 38 मिनट सेक्शन बी में कंज्यूम हो गए। 40 मिनट्स आपके पहले कंज्यूम हो चुके हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए, और मैक्सिमम 38 मिनट का आपने टाइम स्पेंड रखना है सेक्शन बी को सॉल्व करने के लिए। अब इसमें होता कुछ यूँ है कि कुछ क्वेश्चन 10 से 12 मिनट में होते हैं, लेकिन लाजमी तौर पर सेक्शन बी में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो 4 से 5 मिनट में हो जाएंगे। तो ऑन एवरेज आपने उसको लेकर आना है 7.5 मिनट मैक्सिमम टाइम तक, ठीक है ना। तो इस तरह आप 38 मिनट में पूरा का पूरा सेक्शन बी अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब रह गए बाकी के जो टाइम ड्यूरेशन है वो रह गया, तो वो कितना आपके पास रह गया, 42 मिनट्स, 42 से 45 मिनट्स, ठीक है। अब सेक्शन सी अटेम्प्ट करने के लिए आपको क्या करना है, सेक्शन सी में इस साल 2 क्वेश्चंस होंगे जो मॉडल पेपर है बोर्ड का उसके मुताबिक, लेकिन एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और हर एक पार्ट के 6 मार्क्स हैं। मीन्स सेक्शन सी पूरा का पूरा 18 नंबर का है। 18 मार्क्स अटेम्प्ट करने के लिए आपने क्या करना है, तीनों पार्ट को बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए सॉल्व करना है। अगर ज़रा सा भी टाइम स्केल इधर उधर हुआ तो बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि आप पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंसिवली अटेम्प्ट ना कर पाएँ। अब फर्स्ट करें 3 पार्ट हैं और तीनों पार्ट के मार्क्स डिवीज़न भी सेम है, तो इस सूरत में आपके पास जो टाइम डिवीज़न है वो भी तकरीबन सेम होनी चाहिए। तो आपने कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम 13 मिनट के अंदर अंदर एक पार्ट लाजमी सॉल्व कर लेना है। इस तरह 39 मिनट्स के अंदर अंदर आपका पूरा का पूरा सेक्शन सी कॉम्प्रिहेंसिवली अटेम्प्ट हो जाएगा। और सेक्शन सी अटेम्प्ट करने का भी वही तरीक़ेकार होगा, क्योंकि इसमें आमतौर पर डेरिवेशन या एक्सप्रेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं। तो सबसे पहले आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम के मुताबिक आप क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के बाद आप क्या करेंगे, फिर डेरिवेशन। ये 3 स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं ख़ास तौर पर सेक्शन सी के लिए। डेरिवेशन के आमतौर पर 1.5 से 2 नंबर होते हैं, डायग्राम के आमतौर पर 1.5 से 2 नंबर होते हैं। फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपने एक्सप्लेनेशन लिखी, उसके 1 से 1.5 2 नंबर होंगे, और बाकी जितने नंबर रहेंगे फिर वो डेरिवेशन के होते हैं। तो अगर इस पैटर्न के मुताबिक आप पेपर अटेम्प्ट करते हैं और इस टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखते हुए, तो ना सिर्फ ये कि आपका पेपर 120 मिनट यानी 2 घंटे से पहले हो जाएगा, बल्कि आपके पास 4 से 5 मिनट रह जाएंगे। आप आराम से पेपर को रिव्यू कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ लाजमी तौर पर आपके जहन में होनी चाहिए कि बिफोर एंटरिंग इनटू द एग्जामिनेशन सेंटर जो भी स्ट्रेस है, जो भी प्रेशर है, उसको निकाल दीजिए। बिल्कुल कूल, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल पीसफुल माइंड के साथ आप एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाएं, अपनी जगह पर जाकर बैठें, अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें। इसकी एक मिसाल मैं देता हूं कि देखें, जब आप बिल्कुल छोटे थे और आपने फर्स्ट टाइम ज़मीन पर चलना सीखा था, तो ज़मीन पर चलने के लिए आपने अपने बहुत ज़्यादा नन्हे नन्हे पाँव से तकरीबन 13,000 किलोमीटर डायमीटर वाली ज़मीन को धकेला था। इतना बड़ा काम आपने किया था। जब आपने चलना सीखा था, फर्स्ट कदम आपने ज़मीन पर रखा और जब आपने उसको उठाया चलने के लिए, तो आपके पाँव का साइज़ क्या था, 1 से 1.5 इंच के बराबर, 2 इंच के बराबर आपके पाँव का साइज़ होता है। उस साइज़ से आप 13,000 किलोमीटर डायमीटर वाली, तकरीबन 13,000 किलोमीटर डायमीटर वाली ज़मीन को आप धकेलते हैं।
जब आप बचपन में इतना बड़ा काम कर लेते हैं तो मेरे ख्याल में अब आगे आपको किसी काम को करने के लिए कोई स्ट्रेस, कोई प्रेशर या कोई आपके जो आपकी कन्फ्यूजन है वो नहीं होना चाहिए। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप करके हाईली मोटिवेट होकर आप बहुत ज़्यादा आसानी से पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और टाइम मैनेजमेंट समझ आई होगी, और अगर आप इस लिहाज से पेपर को अटेम्प्ट करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। थैंक यू।